प्रदेश के देवरिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक 9 साल का मासूम बच्चा अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और जादू टोने की भेंट चढ़ गया और ये भयानक कृत्य किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने रिश्तेदारों ने ही किया है। जो परिवार अभी कुछ दिन पहले शादी की खुशियों में डूबा था, अब वो एक मातम में डूब चुका है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्ते, भरोसों और मानवता की निर्मम हत्या है। आज की जो मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी उत्तर प्रदेश के देवरिया की है। ये बात 2025 की है। देवरिया जिले के भलवानी थाना क्षेत्र के पटखोली गांव के रहने वाले योगेश कुमार गौड़ का 9 साल का बच्चा 16 अप्रैल 2025 को लापता हो गया था। वो घर से शाम को बाहर निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी ढूंढने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं था। जो आयुष है, उनके पिता योगेश कुमार गौड़ और उनके चाचा हीरा लाल नाइजीरिया में नौकरी करते हैं। आयुष जो है वो अपनी माता सरिता के साथ देवरिया के पटखोली गांव में ही रहता था। शाम को जब वो घर से निकला और उसके बाद कोई उसका आता पता नहीं हुआ, तब घर वालों ने आसपास के यहाँ पर पूछा और दोस्तों उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन जब शुरू की, आसपास के रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। जब तक जो उसकी बच्चे की माँ है सरिता, उन्होंने ये बात अपने पति जो योगेश कुमार थे उनको बताई, जो नाइजीरिया में काम करते थे, और वो और उनके जो भाई हीरा लाल थे जो नाइजीरिया में काम करते थे, वो दोनों लोग इंडिया के लिए रवाना हो गए। तभी दोस्तों जब उसका 24 घंटे बीत जाने के बाद आयुष का कोई अता पता नहीं चला, तो उनके जो एक अन्य चाचा थे सोमनाथ, उन्होंने 17 अप्रैल को भलवानी थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आयुष के लापता होने की जब शिकायत दर्ज करवाई, तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करते ही एक टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद उन्होंने जांच करना शुरू किया। काफी जांच करने के बाद उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। आयुष के पास जो फोन था वो भी बंद आ रहा था, जिससे उस बारे में कोई भी सूचना पुलिस को नहीं पता चल सकी। पुलिस लगातार दबाव में बढ़ रही थी क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस की यह जांच लगभग 3-4 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कोई सफलता नहीं लगी थी। इसी बीच दोस्तों 4 दिन बाद यानी कि 21 अप्रैल को उनके जो पिता और जो चाचा हीरा लाल थे वो नाइजीरिया से वापस इंडिया आ चुके थे और अपने बच्चे की खोजबीन करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने दोस्तों कॉल डिटेल निकलवाया, लेकिन उनसे भी कोई पता नहीं चला। आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले, लेकिन उनमें भी कोई सुराग नहीं दोस्तों पता चला। दोस्तों जो आयुष था उसके गुमशुदा के पोस्टर भी चस्पा किए गए, लेकिन उनसे भी कोई खास नहीं पता चला। आसपास के जितने भी पुलिस थानों में इस बात की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और वहां भी यह भी खोजने की सोचा गया कि ऐसा कोई लापता बच्चा उनको नहीं मिला है, लेकिन यहाँ से भी कोई खास पुलिस को सफलता नहीं मिली। पुलिस हर कोशिश नाकाम हो रही थी और दबाव पुलिस पर लगातार बन रहा था। लगभग 3-4 महीने बीत गए थे, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब कुछ बीत गया था। जुलाई का माह चल रहा था, लेकिन अभी तक आयुष का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने जब हर जगह से जांच कर लिया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तब पुलिस ने पूछताछ का सहारा लिया और परिवार वालों, आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों से पूछना शुरू किया। आस पड़ोस के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने आयुष को कहीं पर मतलब उसी तारीख यानी कि 16 अप्रैल की बात से किसी ने नहीं देखा। उसके माँ का बयान लिया गया तो माँ ने रोते हुए यही कहा कि जो 9 साल का आयुष है उसने कक्षा 1 की परीक्षा पास कर ली थी, अभी उसने कक्षा 2 में एडमिशन ही लिया था, कापी किताबें खरीद ली गई थी और वो अभी भी ऐसे ही रखी हैं। पुलिस ने जब ये बयान सुना, माँ की आंखों में आंसू देखकर हर कोई यहाँ पर दोस्तों उसका कलेजा पिघल गया। लेकिन यहाँ पर आयुष का कोई पता नहीं चल रहा था। जब रिश्तेदारों से पूछताछ की गई तो उनमें जो उनके फूफा थे उन पर पुलिस को शक हुआ क्योंकि वो उनके बयान में विरोधाभास दिख रहा था। जब यह शक दोस्तों पुलिस को गहरा गया तो पुलिस ने इसकी जांच करना तेजी से शुरू किया। जब रिश्तेदारों से दोस्तों पूछताछ की गई और वहां पर जब फूफा पर शक आया तो 1 अगस्त को फूफा को गिरफ्तार किया गया। आयुष के फूफा इंद्रजीत को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की तो पूछताछ में उन्होंने किसी भी बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपनी पूरी घटना का जो भी हुआ था वो बता दी। आयुष के जो फूफा थे इंद्रजीत, वो कोई आम इंसान नहीं थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में वो सिपाही के पद पर तैनात थे और वर्तमान समय में उनकी जो तैनाती थी वो गोंडा में नौकरी कर रहे थे। दिसंबर 2024 में उनकी शादी जो हुई थी वो आयुष की बुआ से हुई थी। दोस्तों जो इंद्रजीत थे वो काफी समय से अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। परेशानियों में उन पर लगातार किसी आत्मा का साया था। दोस्तों वो हमेशा तंत्र मंत्र, जादू टोना के चक्कर में पड़े रहते थे। जो इंद्रजीत थे उनके एक मामा, जिनका नाम दोस्तों जयप्रकाश था। इंद्रजीत के मामा जयप्रकाश
हमेशा जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में झाड़ फूंक किया करते थे और लोगों का छोटा मोटा इलाज किया करते थे। जब इंद्रजीत ने उनसे सलाह ली तो उन्होंने बताया कि इंद्रजीत के ऊपर एक आत्मा का साया है। आत्मा का जो साया है वो इंद्रजीत को इस बारे में उसके मामा ने ही बताया था। हालांकि इस बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत जादू टोना तंत्र मंत्र किया था, लेकिन उससे इंद्रजीत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इंद्रजीत ने अपने मामा जयप्रकाश के कहने पर एक बकरे की बलि भी दी थी और बकरे की बलि के साथ साथ थोड़ा बहुत यज्ञ, छोटा यज्ञ ही करवाया था, जिससे उस पर जो भी परेशानियां हैं वो हट जाए। लेकिन जब दोस्तों यज्ञ पूरा हो गया, उसके 2-4 दिन बाद फिर से जब उसने इस बारे में जांच की तो इंद्रजीत को लगा कि उसकी अभी परेशानियां कम नहीं हुई हैं। जब फिर से उसने मामा से इस बारे में सलाह ली तो जो उसके मामा जयप्रकाश थे उन्होंने बताया कि तुम्हें एक इंसान की बलि देनी होगी। अगर तुम इस आत्मा को इंसान की बलि देते हो तो ये तुम्हारे पास से जितना भी इसकी परेशानियां हैं वो हट जाएंगी। इंद्रजीत को लगा अगर वो एक इंसान की बलि देता है तो उससे आत्मा का साया हट जाएगा और उससे जो भी परेशानियां हैं वो सब चली जाएंगी। ये जितनी भी घटनाक्रम था ये सभी इंद्रजीत ने अपने साढ़ू, जिसका नाम शंकर था, उसको बताई। जो शंकर था वो दोस्तों आयुष का मझला फूफा था, यानी कि मझली बुआ की जो शादी हुई थी वो शंकर से हुई थी और शंकर जो था वो गोरखपुर का निवासी था। दोस्तों जब इंद्रजीत ने इस पूरे घटनाक्रम को आयुष को बताया और जब बताया तो आयुष इस बात के लिए राजी हो गया। साथ ही दोस्तों इंद्रजीत ने 50,000 रुपए जो थे वो शंकर को दिए और उसने कहा कि एक इंसान यानी कि एक बच्चे का इंतजाम किया जाए। दोस्तों अगर मैं शंकर के बारे में बताऊं तो बयान में पता चला जो शंकर था वो काफी इससे पहले दिल्ली में काम किया करता था, लेकिन वहां उसका काम अच्छा नहीं चला। उसके बाद वो गोरखपुर आ गया, लेकिन वहां भी गोरखपुर में भी उसका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और वो आर्थिक तंगी से लगातार जूझ रहा था। इसीलिए उसने 50,000 रुपए के लालच में आकर दोस्तों इतना बड़ा कदम उठा लिया। सबसे पहले जब दोस्तों उसे 50,000 रुपए दिए गए और उस लालच में आकर जब उसे कोई बच्चा नहीं मिला तो उसने अपने बड़े साले यानी कि योगेश कुमार के बेटे आयुष को ही निशाना बनाया। 16 अप्रैल की शाम को आयुष जब अपने घर से बाहर निकला तो उसके मझले फूफा यानी कि शंकर ने उसे बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और अगवा करके अपने घर ले आया। गोरखपुर में लगभग उसको 3 दिन रखा गया। 3 दिन के बाद 19 अप्रैल को देर रात इंद्रजीत, उसका मामा जयशंकर और इंद्रजीत का मौसी का लड़का भीम, ये तीनों लोग आते हैं और एक ग्राम पिपरा जो पड़ता है वहां पर एक सुनसान बगीचे में आकर तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं। जब ये प्रक्रिया शुरू की गई तभी वहां पर शंकर आयुष को लेकर उसी बगीचे में आ जाता है और कुछ लोग उसके हाथ पैर पकड़ते हैं। जब तंत्र मंत्र की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हाथ पकड़कर इंद्रजीत अपने हाथों से चाकू से उसकी गला रेत कर हत्या कर देता है। जब ये पूरी प्रक्रिया दोस्तों खत्म हो जाती है तब जब ये तंत्र मंत्र सभी खत्म हो गया था, यज्ञ भी जो था वो खत्म हो गया, उसके बाद दोस्तों जो आयुष था उसकी शव को एक गड्ढे में दफन कर दिया गया और फिर अपने अपने घर चले गए। 20 अप्रैल को भीम जो था, जो एक गाड़ी चालक था यानी कि मैजिक चलाया करता था, मैजिक लेकर आता है उसी बगीचे में। भीम और इंद्रजीत उस शव को खोदते हैं और खोदने के बाद उसी मैजिक में रख लेते हैं और मैजिक को रखने के बाद ले जाकर दूर एक नहर में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। और जब नदी में सबको फेंक देते हैं उसके बाद जो इंद्रजीत था वो पुनः वापस आ जाता है अपने ससुराल और आयुष को ढूंढने का नाटक करने लगता है। दोस्तों इंद्रजीत और उसके बाकी साथियों ने बहुत चालाकी से पूरी घटना को अंजाम दे दिया और सबूत मिटाने के लिए सबको नदी में फेंक दिया जिससे कोई भी सबूत ना रह जाए। और क्योंकि जो इंद्रजीत दोस्तों था खुद यूपी पुलिस में नौकरी करता था सिपाही के पद पर, तो उसे किस तरीके से क्या होता है लगभग थोड़ी बहुत तो जानकारी थी ही। और उसके बाद दोस्तों जब पूरी वारदात को अंजाम दे दिया तो वो फिर ससुराल आ जाता है और सबकी आयुष को ढूंढवाने में मदद करने लगता है। लेकिन दोस्तों जब 1 अगस्त को इंद्रजीत को गिरफ्तार किया था तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देता है। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और इसमें इंद्रजीत, उसके मामा जयशंकर, उसके दूसरे साढ़ू शंकर और उसके मामा जयप्रकाश और उसके मौसी के बेटे भीम, 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। और उन्होंने जिस इस पूरे घटनाक्रम में जिन भी वजह जैसे चाकू, फावड़ा और बाइक और जो भी जैसे मैजिक ये जितने भी प्रयोग किया था उन सबको अपने गिरफ्त में ले लिया है। इस घटना में जो भी हथियार प्रयोग किए गए थे पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। लेकिन दोस्तों यह घटना साबित कर देती है कि शिक्षा, नौकरी होने के बावजूद आदमी अगर तंत्र मंत्र, अंधविश्वास में का पर्दा उसके सामने पड़ जाता है तो इंसान हैवान बन जाता है। एक मासूम की जिंदगी को तंत्र मंत्र, झूठे लालच में आकर खत्म कर देना या सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज में एक चेतावनी है।
जरूरत है कि अपने आसपास ऐसे अंधविश्वासों को पहचाने और उनका विरोध करें, ताकि कोई और आयुष तंत्र मंत्र की भेंट ना चढ़ सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं इन कहानियों से लोग सीखें और सतर्क रहें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताएं और अपने आसपास लोगों को शेयर करें, जिससे वो जागरूक हो सके और अपने परिवार की देखभाल कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।